फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, जो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके थे। 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। It can be defined as application of science for each and every element application of science for each and every element of management. It can be defined as application of science for each and every element of management. ये डिफाइन करता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस, साइंस की एप्लीकेशन फॉर ईच, हर एक एलिमेंट, मैनेजमेंट के हर एक एप्लीकेशन, हर एक एलिमेंट के लिए मैनेजमेंट के साइंस की एप्लीकेशन को जो है डिफाइन करता है। तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में लें तो इन जनरल लैंग्वेज इट्स मीन अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। मतलब ये है इसका, अगर सिंपल भाषा में हम देखें तो इसका मतलब होता है साइंटिफिक टूल्स को अप्लाई करना, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करना और पर्सनल और जो है इन आउटपुट को, ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक टूल्स को यूज करना साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। अब ये हमारा नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हम साइंटिफिक टूल्स का यूज करके अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए अपना मैनेजमेंट करते हैं। तो उसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। साइंटिफिक जो साइंस द्वारा मैनेजमेंट किया जाए या साइंस की स्टडीज द्वारा मैनेजमेंट किया जाए, उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई ये। तो जैसे ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाए थे। अब कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं, कुछ सिद्धांत हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। हमें अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं मैनेजमेंट के। तो जो ये हमें किसने दिए थे, F.W. टेलर ने। ये हमें किसने दिए हैं, F.W. टेलर। इसका नाम हमें याद रखना है और इसे हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है। हु इज नाउन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो F.W. टेलर। तो अब हम इसके ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ये भी F.W. टेलर ने ही दिए हैं। तो ये उसने 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे, तो लिख लीजिए। देयर आर 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स
तो ये 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जिसमें हमारा जो नंबर 1 आ जाता है वो है हमारा साइंस नोट रूल ऑफ थंब। साइंस नोट रूल ऑफ थंब। तो इसे समझते हैं हम पहले, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं हमारे कि करने से पहले सोचना जरूरी है, करने से पहले सोचना जरूरी है। ये इस टॉपिक का मेन वाक्य है कि करने से पहले सोचना जरूरी है। ये नहीं है कि हमने साइंस में जैसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट हम कर तो रहे हैं, पर ये नहीं है, हमें जो है उसे करने से पहले सोचना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को, कुछ स्टडीज को पढ़ना, और उसके बाद हमें अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट करना होता है। ये नहीं है जैसे हम साइंस में डायरेक्ट रूल ऑफ थंब पढ़ा होगा, साइंस में लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल पढ़ा था फिजिक्स में। तो ये नहीं है कि जिस तरह से हम रूल ऑफ थंब में डायरेक्ट रूल ऑफ थंब लगा दिया, थंब राइट हैंड रूल लगा दिया और हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें करने से पहले हमें सोचना पड़ता है। उसमें हमें सोचना नहीं, डायरेक्ट हमने लगा दिया और हमारा ही हो गया सोल्व। लेकिन इसमें हमें कुछ स्टडीज को पढ़ना है, उसके बाद में हमें अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट करना होता है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस तो है पर रूल ऑफ थंब की तरह हम उसे नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो मेन है, तो ये कहते हैं हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो ये आप आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि हमें ये कैसे करना है। तो उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है हमारा चलिए पहले आप इसमें लिख लीजिए, पहले वाले में, इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें लिख लीजिए आप F.W. Taylor says that must be thinking before doing। कुछ भी करने से पहले सोचना जरूरी है, विच इज नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब, मतलब जो कि रूल ऑफ थंब में नहीं होता, उसमें सोचा नहीं जाता, डायरेक्ट लगाया और हो गया हमारा सोल्व। तो ये हमारा है साइंस नोट रूल ऑफ थंब, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इतने से ही शब्द से याद हो जाएगा, पूरा आपको इतने से ही याद हो जाएगा कि इसमें करना क्या है, इसका मतलब क्या होता है। F.W. टेलर से दैट मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, मतलब करने से पहले सोचना जरूरी है। लेकिन हम वहाँ रूल ऑफ थंब में सोचते नहीं है, वहाँ तो डायरेक्ट लगा दिया और हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड, ये हमारा नंबर 2 है। हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। According to this principle, those who work together in an organization must work in harmony, that is,
with mutual give and take and proper understanding। तो इसे हम लिख लीजिए आप, इसमें क्या होता है। तो ये कहता है कि मैनेजर्स और वर्कर को प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए, ना कि झगड़ा करना चाहिए, और ना ही एक दूसरे को ये समझना चाहिए कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, टारगेट मैंने अचीव किया है। और ना ही मैनेजर को ये सोचना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पद में बड़े हैं तो इनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं, जो चाहे इनको बोल सकते हैं, एब्यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो लिख लीजिए आप इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल those who work in an organization must work in harmony that is with mutual give and take, give and take, and proper understanding। and proper अंडरस्टैंडिंग। तो ये प्रिंसिपल कहता है हमारा कि जो एम्प्लॉयज और जो भी वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें हार्मोनी से, प्रेम से और अच्छे से रहना चाहिए, और म्यूचुअल गिव एंड टेक के साथ, मतलब अच्छे लेन देन के साथ, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए, प्रॉपर अच्छी समझ के साथ, एक दूसरे को अच्छा समझें, उसके साथ में निगेटिव थिंकिंग ना रखकर पॉजिटिव थिंकिंग रखें, प्रेम भाव से रहें। ये कहता है ये प्रिंसिपल, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। और एफ.डब्ल्यू. टेलर हमारे कहते हैं कि there is a need for both the groups to change their attitude for each other. He insisted on mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other। मतलब ये है कि जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, उन्होंने ये कहा कि दोनों ग्रुप को, दो ग्रुप है हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दो ग्रुप या दो व्यक्ति मान लीजिए आप, किसी भी उसमें दो ग्रुप हैं या दो व्यक्ति हैं एक साथ एक किसी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपने एटीट्यूड के अंदर चेंज लाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। दोनों को चेंज लाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अगर अपना टारगेट को अचीव करना है तो दोनों को ही चेंज लाना है। अब अगर किसी भी कंपनी में मैनेजर है तो वो अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ में किसी घटिया व्यवहार कर रहा है, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उससे खुश नहीं होंगे, और जो उनके मस्तिष्क में चलेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, उनका पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन अपने गोल के ऊपर नहीं रह पाएगा, तो इससे हमारे जो कंपनी के टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा उन्हें करना ही पड़ता है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है दोनों के लिए। और जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर थे उन्होंने इंस्टीट्यूट किया था मेंटल एवोल्यूशन पर,
मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल आ जाता है, व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन, तो लिख लीजिए मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है। मीन्स कंप्लीट चेंज, मीन्स complete change of attitude, change of attitude, and outlook to each other। अपने आउटलुक और एटीट्यूड को चेंज करना एक दूसरे के लिए मेंटल रेवोल्यूशन कराता है। तो ये होगी मेंटल रेवोल्यूशन की डेफिनेशन। तो ये तो हमारा सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आता है नंबर 3 हमारा। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 है, लास्ट हमारा जो है कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मीनिंग है सिंपली कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, ना कि इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद करो। मतलब खुद को मत समझो सब कुछ, या खुद एक व्यक्ति को मत समझो, या खुद के लिए सब कुछ मत करो। कोऑपरेट करो, सबके साथ मिलकर अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करो। ये कहता है हमारा कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद इसका ये जो है, दिस प्रिंसिपल इज द इंटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। मतलब ये एक तरह से हार्मनी नॉट डिस्कार्ड की तरह है, क्योंकि हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में भी ये कहता है कि प्रेम भाव से रहो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव थिंकिंग रखो। और ये भी ये कहता है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करो और कॉन्फिडेंस के साथ, अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को। तो इसमें लिख लीजिए आप, workers and managers must work in cooperation। मैनेजर्स और वर्कर को कोऑपरेशन करना चाहिए एक दूसरे का, और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और जो वर्कर्स हैं, अगर वो कोऑपरेट करेंगे, मैनेजर्स और वर्कर्स साथ में कोऑपरेट करेंगे, तो उनका जो टारगेट है वो भी अचीव होगा। और जो मैनेजर को भी कुछ भी सेटअप करने से पहले अपने वर्कर्स की सलाह लेनी चाहिए, उनका पूछना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। ये इस वीडियो में हम आपको इतनी पढ़ाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।